वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट या फिर मेन लेक्चर जो हमें सीखना है मीन्स मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम द हॉली कुरान। द फर्स्ट लेसन जो हमें हॉली कुरान से मैनेजमेंट के लिए मिलता है दैट इज हाउ टू रिक्रूट पीपल। नए लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे भर्ती करना है, सिलेक्ट करना है। We are not learning anything directly from the holy books. The things are mentioned indirectly means यानी कि ये क्या है इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी और हिस्टोरिक कैरेक्टर, कहानी या ऐतिहासिक चरित्र भी आप इनको कह सकते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राइट। डॉटर ऑफ प्रॉफेट शोएब मेंशन टू क्वालिटीज ऑफ रिक्रूटमेंट, उन्होंने भर्ती करने की विशेषताएं बताई। देखिए इससे पहले कि हम इन विशेषताओं की तरफ बढ़े, उनके जो प्रोफेट शोएब जो है वो अपनी डॉटर से पूछते हैं कि तुमने प्रोफेट मोसेस को हेड शेफर्ड क्यों चुना, राइट। जब वाकई ही क्या वो इसके लायक है या नहीं, तो उनकी जो डॉटर है उन्होंने क्या बोला, उसने दो विशेषताएं बताई, टू क्वालिटीज बताई, राइट। द फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ, मजबूती, और दूसरी जो सेकंड वन है वो है इंटेग्रिटी, संपूर्णता। जब उनके फादर ने रीजन पूछा देन शी रिप्लाइड, तो उन्होंने क्या आंसर दिया, ही इज टेक्निकली साउंड एंड मैन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जिसको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब देने जा रहे हैं उसमें तकनीकी जानकारी और उसका जो कैरेक्टर है वो चरित्र जो है वो थोड़ा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, राइट। वो फुल ऑफ कैरेक्टर पर्सन होना चाहिए, ये नहीं है कैरेक्टरलेस नहीं होना चाहिए, राइट। इन अदर वर्ड्स टू थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू चेक बिफोर गिविंग द जॉब। जब आप किसी एम्प्लॉय को नई जॉब पे रख रहे हैं तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला स्किल सेट यानी कौशल समूह, उसमें स्किल्स किस तरह की हैं। देखिए सब में कुछ ना कुछ हुनर होता है, तो उसमें हुनर क्या है, कौशल। सेकंड वन है आपके पास इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी, यानी कि वो अपने कैरेक्टर में संपूर्ण है और ईमानदार भी है। देखिए काम कोई भी हो, ईमानदारी होना बहुत जरूरी है, चाहे आप घर संभाल रहे हैं या फिर ये कोई बिजनेस संभाल रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, राइट। द सेकेंड लेसन जो हमें द हॉली कुरान से मैनेजमेंट के लिए सीखने को मिलता है दैट इज बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग, यानी कि जितना आप लोगों को जानते हैं, दूसरे शब्दों में आपके बिजनेस कनेक्शन, आपका बिजनेस कनेक्शन क्या है, कितने लोगों को आप जानते हैं, आपका नेटवर्क क्या है, राइट। आपका नेटवर्क कितने लोग आपके ग्रुप में है, नो ये नहीं है कि आप सोशल ग्रुप में है, नहीं, ग्रुप इन द सेंस मीन्स आप कितने लोगों को जानते हैं बहुत अच्छे से, आपका बिजनेस वर्थ, राइट। उसके फायदे क्या है, वैसे तो अगर आप देखना चाहें तो लिस्ट तो एंडलेस है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स की बात करना चाहें तो उसमें सबसे पहले है, देखिए जो कॉर्पोरेट लैडर है, यानी जो कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ना जो है वो इनडायरेक्टली आपके डेजिग्नेशन का बढ़ना है और बिजनेस प्राप्त करना है, राइट। कितना आप बिजनेस ले रहे हैं, देखिए जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, आपकी जो कॉर्पोरेट की सीढ़ी है, लैडर है, मींस आपका डेजिग्नेशन का स्टेप वन बाय वन बढ़ता जाता है, राइट। इसका एक मुख्य फायदा है जो प्रोस्पेरिटी, समृद्धि और एबंडेंस यानी बहुलता के रूप में नजर आता है। अब यानी कि जो आपकी समृद्धि है, एबंडेंस है, बहुलता है, बहुत कुछ है, वो क्या है, हर चीज का जरूरत से ज्यादा होना, हाँ, लेकिन आप इसको दूसरों से शेयर भी करते हो। प्रोस्पेरिटी का मतलब ही वही है, आपके पास हर चीज एक्सेस में है, जरूरत से ज्यादा है, लेकिन आप उसको दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं, घमंड नहीं करते हैं, राइट। प्राउड और घमंड दो अलग अलग चीजें हैं, राइट। नेक्स्ट कहता है कि मॉडर्न यानी आजकल के टाइम में मैनेजमेंट गुरु यानी जो उनके एक्सपर्ट है वो ये कहते हैं कि आपका नेटवर्क यानी कि जो आपके लिंक्स हैं वो आपके नेटवर्थ है, यानी कि वही आपकी अर्निंग्स काउंट की जाती हैं। सिंपल शब्दों में आप कहें वो आपकी सबसे बड़ी इनकम भी है, राइट।
अगर आपका नेटवर्क, आपका जो ग्रुप है, जो आपका सर्कल है, जो आपके लिंक्स हैं, वो कम है या कम ना के बराबर है, तो आपका जो नेटवर्थ यानी जो आपकी इनकम है वो भी कम है, छोटी है, राइट? क्योंकि सफल लोगों का आपके लिंक कनेक्शन में होना आपको इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं ताकि आप भी सफलता की सीढ़ियां चढ़े, राइट? जैसे कि अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इमेजिन एक एग्जांपल है कि और आपके फ्रेंड्स बहुत कम है, कम क्या है ही नहीं, तो आपको हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, एक लेक्चर नोट्स की ही ले लें। अगर आप किसी दिन नहीं आए तो उनको पाने के लिए आपको बहुत मुश्किल होती है, राइट? कि आप नोट्स किससे मांगे, क्योंकि आपके फ्रेंड्स तो है ही नहीं, ठीक है? इसीलिए जो कहते हैं कि जो आपका जो नेटवर्क है वो वर्थ होना चाहिए बिगर द एवरेज। एवरेज जो कम होता है उससे भी थोड़ा ज्यादा। देखिए, द पावर ऑफ ऑनलाइन नेटवर्क कैन हेल्प यू टू रेज मोर फॉर नीडी पीपल। इससे क्या होगा, आपका जो ऑनलाइन नेटवर्क होता है वो जरूरतमंदों की आप उसको हेल्प भी कर देखिए। आपका जो नेटवर्क होता है, आप ये जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हैं। जब आप एक जरूरतमंद लोगों की हेल्प भी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो आपके नेटवर्क में काउंट होते हैं, जिनके जिन्होंने आपके थ्रू उन लोगों की हेल्प करी, राइट? नेक्स्ट है आपके पास कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी मतभेद का समाधान। मीन्स जो आपस में विचार नहीं मिलते उनको सॉल्व करना, उनका एक सॉल्यूशन निकालना, राइट? देखिए, मतभेद जो है, विचार ना मिलना तो डेली कॉर्पोरेट लाइफ का एक मेन हिस्सा है। इसको आप बदल ही नहीं सकते, अभिन्न अंग है जिसको आप अलग नहीं कर सकते। जैसे मैंने, आप जिसको आप बदल नहीं सकते, जिसको आप कॉर्पोरेट लाइफ से अलग नहीं कर सकते। और ये नॉर्मल सी बात है, ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होती ही होती है। मतभेद के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मतभेद ना हो, जहां विचार ना मिलते हो। हाँ, सिर्फ एक जगह है, वो है ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान, क्योंकि वहां पे तो सब मुर्दा है, तो मुर्दों में विचार क्या मिलेंगे, राइट? ठीक है कि नहीं? पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स की बिजनेस में कोई जगह नहीं है। अगर यह बिजनेस में आ गए तो यह आपकी कंपनी को पैरालाइज कर देते हैं, यानी कि बेकार, और आपकी क्रिएटिव एनर्जीज जो हैं वो भी सब बेकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी सारी एनर्जी जो है वो बेकार की फाइट्स में बर्बाद कर देते हैं। कंपनी के काम को तो हम बिल्कुल भूल ही जाते हैं, फिर हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हम कंपनी में काम कर रहे हैं, हमें कंपनी को देखना है, नहीं, हम पर्सनल फाइट्स में आ जाते हैं। कुछ चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वो क्या है? सबसे पहले यहाँ पर जो बॉस है आपका, उसका रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काउंट होता है। क्यों? क्योंकि उसे ही ऑर्गेनाइजेशन को इन पर्सनल एजेंडा से दूर करना है और इन कॉन्फ्लिक्ट्स का जल्दी से जल्दी कोई सॉल्यूशन निकालना है, राइट? यह पूरा प्रोसेस एक मैकेनिकल प्रोसेस है। मशीन जैसे एक मशीन काम करती है वैसा ही है, जिसमें पर्सनल इश्यूज, इमोशंस और फीलिंग्स की कोई जगह नहीं है। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को हमेशा अलग अलग ही रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ना ही आपकी पर्सनल लाइफ रहेगी और ना ही प्रोफेशनल लाइफ, यानी दोनों जिंदगियां बर्बाद, राइट? खत्म, बेकार। आपकी पर्सनल डिजायर का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन के दौरान कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनल डिजायर क्या है, उसका आप जो आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कंपनी में, उसके सॉल्यूशन में तो कोई लेना देना है ही नहीं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहें, दूसरे शब्दों में कहें, बॉस को जो है वो पूरा फुल्ली प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर वो कंप्लीटली प्रोफेशनल नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन तो डूब गई, राइट? कंपनी का भट्ठा बैठ गया जिसे आप बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट लेसन हम सीखते हैं, व्हेन टू टर्मिनेट एन एम्प्लॉय। मींस एक एम्प्लॉय को जॉब से कब निकालना है। देखिए, आजकल के बिजनेस वर्ल्ड में सीईओ के पास कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत सारे प्लान्स होते हैं। उनको पता होता है कि हमने क्या करना है, कि कंपनी को हमने किस तरह टॉप पर लेकर जाना है, यानी कि उसका पूरा रोड मैप। गूगल पे जो मैप आता है वो नहीं, कंपनी के फ्यूचर का मैप, यानी स्टेप बाय स्टेप उन्होंने क्या करना है। अगर कोई एम्प्लॉय आपकी इंस्ट्रक्शन को ना माने और आपके प्लान्स को सक्सेसफुल होने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे तो उसको जॉब से
निकाल देना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो उसको देख के दूसरे भी करेंगे, और इसीलिए निकालने के बाद क्या होगा, वो दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल होगी कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। मीन्स आपकी कंपनी के फ्यूचर के आगे कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज का आपने ध्यान जरूर रखना है, वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन लूजर एंड विनर एटीट्यूड। एक जीतने वाले और हारने वाले के बिहेवियर में क्या फर्क होता है, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। इब्लिस यानी कि जो शैतान था वह आग का और एडम मिट्टी का बना हुआ था। डिवाइन स्कीम के अनुसार यानी भगवान के अनुसार डेविल को एडम के लिए रेवरेंस यानी रिस्पेक्ट, आदर और सम्मान दिखाना था, लेकिन उसका रिएक्शन इतना वियर्ड था, पैथेटिक था, अजीब था, वह हमेशा के लिए लूजर का लूजर ही रह गया, बन गया, राइट? इस टेबल में हम दोनों के एटीट्यूड को कंपेयर करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में रियल में डिफरेंस क्या है, लूजर्स एटीट्यूड एंड विनर्स एटीट्यूड, राइट? फर्स्ट वन हम बात करते हैं लूजर के एटीट्यूड की। एरोगेंस यानी अहंकार हारने वाले की पहली विशेषता होती है, और अगर हम इसके कंपैरिजन में बात करें विनर की, तो उसका क्या है, वो हमेशा भगवान से क्षमा और दया की मांग करता है। वो भगवान से अगर गलती भी करता है तो उसे माफी मांगता है और साथ में वो ये कहता है कि मेरी गलती की भी माफ कर दो और दूसरों के लिए भी दया रख। लूजर्स क्या करते हैं, जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करते और दूसरों पर ब्लेम करते हैं, दोष डालते हैं कि ये गलती उसने नहीं की, किसी और ने की है। और इसके कंपैरिजन में विनर का एटीट्यूड क्या होता है, हालातों की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और दूसरों पर दोष नहीं लगाते, यानी कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है, या फिर उनके जो उस हालात हैं उनको भी एक्सेप्ट करते हैं, राइट? नेक्स्ट है अपनी क्रिएटिव एनर्जी को गलत उद्देश्य के लिए यूज करते हैं, कौन, लूजर्स। और जो उनकी प्रतिभा होती है, टैलेंट होता है, उसको कोई और नष्ट नहीं करता, उसको नष्ट करने के लिए वो खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। और इसके कंपैरिजन में जो विनर्स हैं अपने फेलियर की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और आगे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए फ्यूचर में सही कदम उठाते हैं, राइट? मीन्स एक वो ये नहीं है कि सिर्फ गलती एक्सेप्ट करना ही नहीं, आगे उसको इम्प्रूव करने के लिए आगे और भी फ्यूचर में जो स्टेप उठाने होते हैं वो उठाते हैं, राइट? दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लूजर हमेशा बाहरी हालातों यानी कि जो दूसरे दूसरे नए अलग अलग तरह के कारणों को रिस्पॉन्सिबल बनाता है और अपनी हार के लिए, राइट, वो क्या करता है, अपनी हार के लिए वो दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानता है, जबकि जो विनर होता है वो सच्चाई को स्वीकार करता है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति की कोशिश करता है। ठीक है, गलती सबसे होती है, लेकिन गलती को मानकर आगे बढ़ना ही विनर है, राइट? ये तो कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं, राइट? अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं जो है बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय हु इज टर्मिनेटेड, राइट? आप उस एम्प्लॉय पर भी नजर रखेंगे या आपको उनको नजर रखनी होगी जिसको आपने अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से निकाला है, टर्मिनेट किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। देखिए, हम ये नहीं कहते कि वो गलत, हमेशा इंसान एक जैसे ही होते हैं, हाँ, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी की इमेज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी पहुंचाएंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, वो पहुंचा सकते हैं, राइट? जो कॉर्पोरेट दुनिया है उसमें नियमों का पालन इरेगुलर ही होता है, वो सबको पता है, यानी कि उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं। एज वी लिसन फ्रॉम द every time that rules are meant to be broken, the same thing is here। जैसे हम लोगों से सुनते हैं ना कि नियम तो तोड़ने के लिए बने होते हैं, ये सब वैसा ही है, ये तो कॉमन सी बात है, वहां टूटते ही टूटते हैं नियम। वैसे भी जब एक एम्प्लॉय टर्मिनेट होता है तो वो बदला लेने के लिए हमेशा तैयार होता है, क्योंकि उसकी जो
इंजर्ड प्राइड है, उसके जो इज्जत पे चोट पहुंची है, उसे जो चोट खाई है, यह उसको करने के लिए मजबूर करती है, जिसको वो सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करेगा? सबसे पहले वो रूमर्स, अफवाहें फैलाते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा कंपनी की इमेज को बर्बाद करने की कोशिश करता है। देखिए वो कुछ भी कर सकता है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, वो कर सकता है, ये नहीं कि वो करेगा, वो कर सकता है, राइट। किसी भी नाम से ईमेल करता है गलत इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, राइट। कंपनी की पॉलिसीज के खिलाफ ब्लॉग्स लिखता है, दूसरे एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी छोड़ने के लिए मजबूर भी करता है। वो कन्विंस कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसने इज्जत पे चोट लग गई ना बच्चा जी। यह वैसे ही है जैसे एक जख्मी सांप होता है, राइट, और अपने जहरीले फन से वो हमेशा हमला ही करता है, राइट। टर्मिनेट होना एक बहुत बड़ी बात होती है, कहीं ना कहीं आपकी इज्जत पे धब्बा लग जाता है, राइट। उस एम्प्लॉय की वो देखो, जो एम्प्लॉय टर्मिनेट हुआ है उसकी इज्जत पे दाग तो लगेगा ही लगेगा, और वो क्या करता है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। कंपनी को सतर्क रहना चाहिए ताकि वह उसकी किसी भी साजिश का शिकार ना हो सके। देखिए अब तो ये डिपेंड करता है कंपनी पे कि वो किस तरह से अपने आप को सेव कर सकते हैं। देखिए बचाना तो सबको चाहिए अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, राइट। अगर हम सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें, यह एक एक क्या हर वर्क प्लेस की कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, चाहे लड़का हो या लड़की। यह स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ फ्लो करता है, राइट। ऑब्वियस सी बात है, जो स्ट्रॉन्ग है वही ये काम करेगा थोड़ा बहुत। स्टीरियोटाइप सोच यह होती है कि नॉर्मली मैन इस हरासमेंट की शुरुआत करते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। ये बात है पोजीशन की, डेजिग्नेशन की। जिसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी वही हरासमेंट की शुरुआत करता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, राइट। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है मूवी डेमी मूर जो है, और माइकल डॉगलस की मूवी डिस्क्लोजर, जो एक हॉलीवुड मूवी है, और बॉलीवुड यानी हिंदी मूवी ऐतराज, यह भी इसी पर बेस्ड है, जहां पर लेडी बॉस सेक्सुअल हरासमेंट की शुरुआत करती है। उसी को डील करना दिखाया गया है कि किस तरह से आप डील कर सकते हैं स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत के साथ। इससे 3 लेसन यानी सबक मिलते हैं। सबसे पहला है हमारे पास, हमेशा देखें कि सेक्सुअल जो हरासर है का शिकार जो है विक्टिम के लिए जांच का क्या महत्व है। वो जॉब से निकालने की पावर, ब्लैकमेल करने की पावर, या फिर दुख पहुंचाने की पावर भी हो सकती है, राइट। विक्टिम को तुरंत अल्लाह की शरण में जाना चाहिए, राइट। मीन्स वो कोशिश करे, क्या कोशिश करे, वो एकांत, जहाँ पे एकांत जगह है वहां से दूर भाग जाए, जहां पर वो भगवान के साथ कांटेक्ट में आ सके। यही अल्लाह के दूत का मैसेज है, राइट। देखिए अब वो कैसे वहां से निकले और किस उस प्लेस से निकल के, देखिए जहां पर वो अकेले होंगे तभी वो उनके साथ वैसा मिसबिहेव कर पाएंगे, राइट। तो वहां से अकेली जगह से निकलकर वो बाहर निकले, बाकी वो वहां की सिचुएशन को हैंडल उस तरह से करें हिम्मत के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास आस्क फॉर बिगर रोल, यानी कि अपने लिए खुद बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगे। क्या आप काबिल यानी कॉम्पिटेंट हैं? क्या आप अपनी कंपनी में दूसरों के कंपैरेटिवली अच्छे तरीके से काम करते हैं? क्या आपकी क्रेडिबिलिटी यानी साख, इंटेग्रिटी बन चुकी है, यानी कि आपकी कंपनी में अच्छी इमेज है, राइट। क्या आप कंपनी का रूप बदल सकते हैं, यानी कि उसका भविष्य, फ्यूचर। क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप अपनी कंपनी को फाइनेंशियली अनुशासित यानी बैलेंस कर सकते हैं? फाइनेंशियली मीन्स मॉनेटरी, ऑब्वियस ही बात है। क्या आप
इतने कैपेबल हैं कि कंपनी की बॉटम लाइन यानी कि जो वर्कर हैं, जो लेबर हैं, उनका ध्यान आप रख सकते हैं? क्या आप फायदे, प्रॉफिट्स, लाभ को बढ़ा सकते हैं कंपनी के? क्या आप शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज मीन्स जितना बढ़ा सकते हैं? अगर हाँ तो यस, अगर हाँ है तो फिर अपने सीईओ यानी बॉस के पास जाएं और बड़ा रोल यानी कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगे निभाने के लिए। उसको कन्विंस करें कि आपको और भी जिम्मेदारियां दे, क्योंकि आप चीजों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं दूसरों के कंपैरेटिवली। ऑब्वियस सी बात है। अपनी जॉब को एनरिच यानी सशक्त करें, मजबूत करें। पोजीशन के बारे में पूछें कि व्हाट काइंड ऑफ द पोजीशन ही कैन गिव यू। शर्म मत करें, नेवर फील शाय, बी बोल्ड, मजबूत बने और बड़े रोल के लिए अपने बॉस से बात करें। क्यों? क्योंकि आप कैपेबल हैं। अगर आप कैपेबल हैं, हाँ तो, अगर कैपेबल हैं तो ये सोच समझ के, ऑनेस्टी अगेन, राइट? सबसे बड़ा लेसन वैसे ऑनेस्टी ही है, ईमानदारी, राइट? नेक्स्ट है नो हॉलीडेज ऑन फ्राइडे, राइट? मुस्लिम दुनिया में बहुत लंबे समय से डिस्कशन का एक टॉपिक यह है कि फ्राइडे यानी शुक्रवार, जुम्मा को ऑफ किया जाए या फिर वर्किंग किया जाए। ऐसा कोई कमांड या ऑर्डर नहीं है कि आपके एम्प्लॉयज यानी वर्कफोर्स को फ्राइडे वाले दिन काम से दूर रखा जाए यानी ऑफ डे किया जाए। एक वर्ष आयत कहती है कि फ्राइडे को प्रेयर नमाज पढ़ी जाती है तो काम को छोड़कर प्रेयर के लिए जाना चाहिए। अगली वर्ष कहती है कि जैसे ही प्रेयर हो जाए तो वापस काम पर चले जाएं, राइट? या फिर प्रेयर के बाद घर जाएं। क्लियर ऑर्डर्स हैं कि प्रेयर के बाद अपने काम पर जाएं, राइट? देखिए, अब हम अगर बात करें, ये पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, राइट? आप किसी वजह से एक पूरा दिन काट कर उस अलग नहीं कर सकते। प्रॉफिट मोहम्मद का गोल्डन प्रिंसिपल है, वो ये है कि जो अपने हाथों से स्वयं काम करता है वह अल्लाह का दोस्त है। मीन्स जो आप अपने हाथों से खुद मेहनत करता है, काम करता है, भगवान भी उसकी मदद करता है, वो उसका दोस्त होता है, राइट? नेक्स्ट लेसन है मैनेजमेंट इज लीडरशिप। लोगों को मैनेज करना ही लीडरशिप यानी नेतृत्व है। क्योंकि देखिए, बिना लीडरशिप के जो ग्रुप है उसके सभी मेंबर्स जो हैं ना ही ग्रुप के नियमों का पालन करेंगे, ना ही टीम वर्क में भाग लेंगे। वह सभी अपनी अपनी डायरेक्शंस, दिशाओं में जाएंगे, यानी कि वो सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, डायरेक्शंस, उनको ना ही समझ में आएंगे और ना ही उनको नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लीड करने वाला कोई नहीं है। उनको नेतृत्व अपनी मर्जी कर रहे हैं जैसे, ठीक है कि नहीं? कोई भी नहीं जाएगा। यह प्रिंसिपल, नियम हैबिट ऑफ प्रॉफिट से लिया गया है, जो कहता है जब 3 लोग एक साथ सफर कर रहे हों तो उनको उनमें से एक को लीडर बना लेना चाहिए, यानी एक मुखिया जो उनको गाइड कर सके। देखिए, कोई ना कोई हेड तो होना ही चाहिए ना, जो आपको गाइड कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास टीम वर्क, यानी कि एक ग्रुप में, टीम में मिलजुल कर काम करना। जापानीज मैनेजमेंट ने टीम वर्क के फायदों को दुनिया को साबित कर दिया है, यानी कि टीम वर्क कभी भी गलत नहीं होता। दुनिया में ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां पर टीम वर्क काम ना करता हो। एंड्स, चींटियों की एक सिंपल सी ही एग्जांपल है, वह हमेशा टीम में काम करती हैं। अगर उनको खाना नजर आता है और एक अकेली चींटी एंट कुछ नहीं कर पाती, वो क्या करती है? वो कुछ करती नहीं है, वो क्या करती है? वो पूरे अपने
ग्रुप को बुलाती है, चींटियों को बुलाती है और सब मिलजुल कर वो खाना जो है वो अपने घर तक लेकर जाती है, राइट। ये एक सिंपल सी एग्जाम्पल है, हम नेचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। होली कुरान में टीम वर्क के धारणा को इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। किस तरह से, अभी हम आप देखते हैं। और वो जो आपसी सलाह से अपना काम करते हैं, फिर जब आप एक फैसला लेते हैं, आप भगवान में अपना विश्वास दिखाते हैं। भगवान भी उनसे प्यार करता है जो उसमें विश्वास दिखाता है। यानी आप क्या करते हैं, आप पहले क्या करते हैं, एक दूसरे से सलाह लेते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर आप एक अपना उस चीज के बारे में डिसीजन लेते हैं। वो जो है आप उन लोगों में भी अपना विश्वास दिखा रहे हैं और भगवान में भी विश्वास दिखा रहे हैं। इसीलिए जैसे आप एक सिंपल घर की ही बात ले लें, जब घर में कोई फंक्शन होता है, आप सब मिलजुल कर बैठते हैं, फिर जो घर के बड़े मेंबर्स होते हैं, आप फिर एक एंड में डिसाइड करते हैं कि नहीं सब ऐसा होगा। ये भी एक तरह का टीम वर्क है, राइट। Obedience and respect for authority, राइट। दूसरों से काम लेना और उसे पूरा करवाने के लिए कुछ मूल आवश्यकताएं हैं। वो है अथॉरिटी यानी अधिकार के लिए, ओबीडियंस और रिस्पेक्ट यानी उसका आदर करना। देखिए, अगर आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे तभी वो आपका काम भी करेगा और वो आपको भी रिस्पेक्ट देगा। यह उन लोगों के लिए जरूरी है जिन्हें सभी कानूनी और सही आदेशों का पालन करने और जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए, कार्य पूरा करने के लिए काम दिया जाता है। यानी ये उन लोगों के लिए है जिनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि हाँ जी, आपने ये काम करना भी है और करवाना भी है विद फुल ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट। होली कुरान का आदेश है, क्या है वो, देखिए वो क्या बोलते हैं, अल्लाह और उसके दूत का पालन करें और वो जो आपके बीच में अधिकार स्थित में है, अधिकारित है, यानी कि अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी आज्ञा का पालन करें, रिस्पेक्ट करें। यही सबसे जरूरी है। यानी आपको क्या करना है, जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं उसको रिस्पेक्ट भी दें और अपना काम भी पूरा करें, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी बराबर मौके मिलना और देना, राइट। ये कंसेप्ट बहुत ही कहते हैं गुड वन, वेरी गुड वन है, बहुत अच्छा है, बेस्ट वन है, राइट। मोस्टली जो है सभी कंपनीज अपनी कमिटमेंट्स को इस प्रिंसिपल पर बेस रखकर मेंशन करती है, राइट। जब कब मेंशन करती हैं, जब वे अपनी कंपनी में रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट देते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में दे रहे हैं या कहीं पर भी दे रहे हैं, राइट। एक से मौके एम्प्लॉय को और भी उत्साहित होकर काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। वो मीन्स देखिए, जब आप ये ना हो कि कोई कहते हैं ना फेयर डीलिंग करना, भाई भतीजावाद जिसे आप बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हर इंसान को एक बराबर का मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी कैपेबिलिटी को दिखा सके। अगर ऐसा होता है तो लोग बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, उत्साहित के साथ काम करते हैं और मोटिवेट खुद भी होते हैं और दूसरों को भी करते हैं। होली कुरान में इस गोल्डन रूल पर एम्फेसाइज किया गया है, जोर दिया गया है। वो क्या है, हे इंसान, हमने तुम्हें एक आदमी और एक औरत के जोड़े से बनाया है और फिर तुम्हें अलग अलग देशों में और ट्राइब्स में बांटा है ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको और तुम में सबसे रिस्पेक्टफुल आदरणीय है कि आप सब उस अल्लाह की नजर में हैं जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सही है। मीन्स देखिए, वो ये कहते हैं कि आपने क्या किया है, आपको इंसान बनाया है, अलग अलग देशों में इसलिए बांटा गया है कि आप एक दूसरे को जानो, पहचानो, लेकिन उसकी नजर में भी रहो, ठीक है कि नहीं। क्यों, क्योंकि उसकी नजर में रहो यानी उसकी पनाह में रहो ताकि वो आप पे नजर अच्छे से रख सके। अच्छे से ऑब्वियस वो तो रख ही रहा है, ठीक है कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं जो है हमारे पास मोटिवेशन एंड कमिटमेंट, राइट। मैनेजमेंट का सही मतलब ही है मोटिवेशन,
जो कार्य क्षेत्र में होता है, राइट, जहाँ पे आप काम करते हैं, वर्क फील्ड, और उन सबको एक कॉमन कॉज के लिए कमिट करवाना। मीन्स आपको ये कमिट करवाना होता है कि आप अपना काम अच्छे से करेंगे, राइट। प्रिंसिपल क्या है होली कुरान में? वो कहते हैं कि यदि आप दिल से कठोर और क्रूर हैं, उग्र हैं, अग्रेसिव हैं, तो वो लोग यानी आपके साथी और आपको फॉलो करने वाले आपके आसपास भी नजर नहीं आएंगे, यानी कि वो गायब हो जाएंगे, राइट। इसलिए उनको माफ कर दो और उनसे माफी मांग लो, और मामलों को ठीक रूप से एग्जीक्यूट करने के लिए उनसे सलाह भी लो। दूसरे शब्दों में, अगर आपसे गलती हो तो माफी मांग लो, दूसरों से गलती हो तो माफ कर दो। साथ ही ऑफिस में कामों में उनकी सलाह भी लो, राइट। मीन्स ईगो यानी मैं को जाने दो। यह सुंदर आयत जो है वो दो तथ्यों पर आधारित है जो एम्फसाइज करती है और जोर डालती है। पहला है, अपने साथियों और अनुयायियों यानी जो आपको फॉलो कर रहे हैं उनके साथ करुणामय और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, मीन्स आराम से, प्यार से, शांति से डील करें। नेक्स्ट है, उनके साथ डील करते समय भागीदारी दृष्टिकोण को अपनाएं। मीन्स आपको ये जानना चाहिए कि वो आप भी पार्टिसिपेट करें, सिर्फ वो ही नहीं, आपको भी पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। यानी आप भी अपना रोल प्ले करें, सिर्फ उनसे एक्सपेक्ट मत करें, राइट। क्योंकि जैसा आप करते हैं वह आपको देखकर ही बिजनेस में ग्रोथ करते हैं, वो सेम आपको ही फॉलो करते हैं। इसलिए सोच समझकर सही तरीके से बिहेव करें, क्योंकि वो आपको फॉलो कर रहे हैं। अगर वो ना ही ध्यान दे रहे हैं और ना ही आप में और आपके काम में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो वो आपके आसपास से गायब हो जाएंगे। मीन्स वो लोग आपके पास फटकेंगे भी नहीं, इसीलिए उनको मोटिवेट करने की कोशिश करें। ऑब्वियस ही बात है, क्यों? क्योंकि वो आपके साथ काम कर रहे हैं और आपको फॉलो भी कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की समानता और एकता। ऑर्गेनाइजेशन का एक ही प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए मैनेजर्स और वर्कर्स को गाइड करने के लिए, क्योंकि अगर यह दोनों के लिए अलग अलग होगा तो सक्सेस जो है वो मुश्किल से मिलेगी। इस अगर आप उनको ऑर्डर कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उनका जो है वो तरीका जो है वो प्लान ऑफ एक्शन एक ही होना चाहिए। द प्रिंसिपल इन द होली कुरान, इससे रिलेटेड होली कुरान में प्रिंसिपल क्या है? अगर आसमानों और धरती में अल्लाह के सिवा और भी देवता होते तो दोनों में टकराहट होती, कॉलिजन होती, ऑब्वियस सी बात है। यह आदेश की एकता और दिशा की एकता और आवश्यकता यानी उसकी जरूरत को दर्शाता है। यानी कि देखिए क्या है, अगर तो उनके अलावा, भगवान के अलावा और भी भगवान होते, देखिए आप देख लें, आप जैसे इमेजिन, एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके दो बॉस हैं तो आप किसकी बात मानेंगे और किसकी बात नहीं मानेंगे, और आपके जो दो बॉस होंगे उनमें भी आपको काम चलाने के लिए, आपको ऑर्डर देने के लिए क्या होगा? झगड़ा होगा। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड होना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, अपव्यय के संदर्भ में, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहें मानव पूंजी की बात करें या फिर एनर्जी की या फिर ऊर्जा की, मशीनों की यूज की बात करें या फिर प्रोसेसिंग टाइम की, ये सब क्या है? एफिशिएंसीज ही नजर आती है। मींस हम कहेंगे कि दे आर नॉट कैपेबल एंड ऑल दैट, गलत कारण नजर आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कॉस्ट बढ़ जाती है और आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। मींस आप बात कर रहे हैं वेस्टेज की, वेस्टेज किसी भी तरह की हो वो प्रॉफिट्स को कम करती है, राइट। अपव्यय यानी वेस्टेज को एलिमिनेट की निरंतर और लगातार एग्रेसिव यानी आक्रामक जो खोज होती है, वो टोयोटा को दुनिया की सबसे बड़ी
कुशल निर्माण करने वाली ऑर्गेनाइजेशन में से एक बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि उनकी जो सफलता है दो आदर्शों पर टिकी है। सबसे पहला, वेस्टेज यानी अपव्यय को पूरी तरह से एलिमिनेट करना। दूसरा, सभी के लिए एक ही स्तर यानी लेवल का सम्मान, रिस्पेक्ट ऑफ ऑल। और इसमें जो हमारे पास होली कुरान की आयत एक वर्स है, वो क्या कहती है? एक स्पेंडथ्रिफ्ट यानी जो खुले हाथों से धन को खर्च करता है, उसकी तरह अपना धन, समय, सेहत, योग्यता, मौके आदि को वेस्ट यानी बर्बाद मत करें। आगे भी कहा है, ओ आदम के बच्चों, ओ चिल्ड्रन ऑफ एडम, अपने सुंदर कपड़े पहनो, पूजा यानी प्रेयर के हर समय और जगह पर खाओ और पियो, लेकिन बर्बादी अधिक नहीं, क्योंकि अल्लाह बर्बाद करने वालों को प्यार नहीं करता। सिंपल वर्ड्स में, दूसरे शब्दों में और साधारण से शब्दों में कहें कि किसी भी चीज की वेस्टेज मत करो, बर्बादी मत करो, वह चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो आपके रिश्ते ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह जो है वो बर्बाद करने वालों को प्यार नहीं करता। राइट। नेक्स्ट है क्वाइजेन। काइजेन जो है एक जापानीज वर्ड है, शब्द है, जिसका अर्थ है लगातार सुधार यानी इम्प्रूवमेंट। अरेबिक में यह कुछ नहीं बस जिहाद है, जिसका अर्थ है सुधार के लिए लगातार संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। काइजेन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को लगातार उन एरियाज को ढूंढना है जहां पर वेस्टेज यानी बर्बादी हो रही है। राइट। एक बार जब पता चल जाए तब प्रॉब्लम को एनालाइज करें, एक रास्ता ढूंढें, उसको इम्प्लीमेंट करने की योजना बनाएं और इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लमेटिक एरिया को ढूंढने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक उस प्रॉब्लम को दूर ना किया जाए। फाइनली, अंत में सफलता या असफलता के लिए परिवर्तन की समीक्षा करें। राइट। देखिए, आपको रिव्यू तो करना ही होगा, चाहे वो सक्सेस है या फिर फेलियर है, उसको एनालाइज तो करना ही पड़ेगा। जो होली कुरान का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? आप जो विश्वास करते हो, अल्लाह से डरो और उसके निकट आने के उपाय ढूंढो। मीन्स उसके नजदीक आप कैसे पहुंच सकते हैं और उस तक पहुंचने के मार्ग पर यत्न करो, ताकि यह तुम्हें उम्मीद हो जाए कि तुम सफल जरूर होगे। यानी कि उस पर विश्वास करके काम करो, सफलता जरूर मिलेगी, देर सवेर हो लेकिन मिलेगी जरूर। राइट। नेक्स्ट है हमारे पास विजुअल कंट्रोल। किसी अन्य या गलत तरीके से जो मिली हुई जानकारी होती है उसको आप एक्सेप्ट यानी स्वीकार नहीं करते, ना ही वो स्वीकार की जाती है, क्योंकि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि वो 100% सही नहीं हो सकती। सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन मीन्स जब तक वो इंफॉर्मेशन आपने खुद कलेक्ट नहीं की, देखी नहीं, सुनी नहीं, समझी नहीं, तब तक आप उस पर 100% बिलीव नहीं कर सकते। द प्रिंसिपल ऑफ होली कुरान वो क्या कहते हैं? आपको किसी भी तरह की जानकारी एक्सेप्ट यानी स्वीकार नहीं करनी चाहिए जिसको आपने खुद वेरीफाई यानी उसकी जांच ना की हो। मैंने आपको सुनने की शक्ति दी है, आंखें दी हैं देखने के लिए, और दिमाग भी, उसका प्रयोग करें जिसके लिए तुम जिम्मेदार हो। राइट। आपको मालूम होना चाहिए कि होली कुरान आपको हुक्म देती है, ना ही पूछती है और ना ही बताती है। राइट। कि जो भी आपको जानकारी मिलती है पहले उसको जांच लें कि वो सही है या नहीं। इससे पहले कि आप कोई फैसला लें, अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें, यानी कि सबके साथ डिस्कस करें, क्योंकि कानों अनसुनी बात, जो सुनी बात जो होती है और आंखों देखी बात भी गलत हो जाती है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले उसको वेरीफाई करें, लेकिन हाँ अपने लेवल पर। आप देखें, आपको खुद वो जस्टिफाई करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि वो सही है या गलत। राइट। नेक्स्ट है आपके पास जस्ट इन टाइम।
यानी कि जितनी जरूरत है उतनी ही इन्वेंट्री सूची की खोज करें, उसको रखें, राइट। जो कॉस्ट और लागत है उसकी बर्बादी को कम करें। देखें, आप क्या है, आपको जितना चाहिए उतना ही आप इन्वेंट्री करें, मीन्स आपको जितना स्टॉक रखना है आप उतना रखें जितनी जरूरत है, किसी भी चीज की बर्बादी ना करें, क्योंकि बर्बादी को हमने कम करना है, राइट। द प्रिंसिपल ऑफ हॉली कुरान वो हमें क्या कहता है, आप जो विश्वास करते हैं, जो लोग सोना चांदी संभाल कर रखते हैं और उसे अल्लाह के दिखाए रास्तों पर खर्च नहीं करते हैं, उनके लिए सबसे गंभीर दंड की घोषणा है। यानी कि जितनी जरूरत है उतना ही रखो, अगर ज्यादा हो तो अल्लाह के दिखाए गए रास्ते पर यानी लोगों की मदद करो। देखिए, हम ये नहीं कहते कि ना रखें, अपने लिए भी रखें, लेकिन दूसरों की मदद भी करें, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी कि अपने रिसोर्सेस साधनों पर बर्डन बोझ मत डालें, चाहे वो कोई मशीन हो या फिर आपके मालिक जिनके यहाँ आप काम करते हैं, और ना ही उनको इतना फ्री अंडर बर्डन रखें, चाहे वो मशीन हो या फिर आपके यहाँ काम करने वाले लोग, राइट। मीन्स सबका वर्कलोड बैलेंस रखना चाहिए, चाहे वो मशीन है चाहे वो आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं। इससे क्या होगा, कोई भी काम के बोझ से दबेगा नहीं और ना ही कोई फ्री बैठेगा, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार सभी अपना अपना काम करेंगे, राइट। कैपेसिटी जितनी कैपेबिलिटी है, जितनी उनकी कैपेसिटी है, उतना वो सब अपना अपना काम करेंगे। और इसको होली कुरान में किस तरह से मेंशन किया गया है, चलिए वो भी देख लेते हैं। नो सोल shall have a burden laid in on greater than it can bear, किसी भी आत्मा पर इतना बोझ ना हो कि वो सह ना सके, राइट। देखिए, किसी पर भी हमें इतना बोझ नहीं डालना चाहिए कि वो सह सके, चाहे वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपके रिसोर्सेज हैं या फिर आपके एम्प्लॉयज हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यह एक जांच पर बिजनेस मॉडल है और इसका असर एक से ज्यादा नहीं कंपनी के लिए प्रूव हो चुका है, राइट। देखिए, इसके एक इफेक्टिवनेस है, इसका जो असर है वो एक से ज्यादा बड़ी कंपनी के लिए, देखिए ये तो सब चीजें प्रूव हो ही जाती हैं कि हाँ जी, ये एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, ये एक बहुत बड़ा मॉडल है। क्योंकि जब तक आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के खरीदार सेटिस्फाई नहीं होंगे तो ना ही आपका नाम होगा और ना ही आपका कोई प्रोडक्ट खरीदेगा, उल्टा आपकी इमेज खराब हो जाएगी और लोग दूसरों को भी कहेंगे कि वो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदे, राइट। डेल कंपनी इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल है, जिसके सभी कस्टमर सेटिस्फाइड हैं। अगर आपको लैपटॉप वगैरह भी खरीदना होता है तो बहुत सारे कस्टमर्स इस डेल कंपनी को रेफर करते हैं कि हाँ जी, आप ये जरूर खरीदें। प्रिंसिपल ऑफ हॉली कुरान, अब प्रिंसिपल में क्या है, कुरान में किस तरह का प्रिंसिपल मेंशन है, राइट। नाप तोल के दो और जो कुछ उसका हक है उसे लोगों से ना छिपाया जाए, और पृथ्वी पर उसके ठहराए जाने के बाद को बुराई ना करें, कि यदि तुम्हें विश्वास हो तो वही तुम्हारे लिए उत्तम होगा। इसका मीनिंग क्या है, देखो मैंने हिंदी में तो पढ़ दिया, राइट। वो इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, यानी कि जिसका जो हक है उसे दो, विश्वास करो तो सब सही है वरना कुछ भी नहीं। मीन्स जिसका जो हक है, जिसका अधिकार है, वो उसको दो। अब कस्टमर आपको पे कर रहा है, राइट, वो आपको पे कर रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, आपकी इनकम हो रही है, लेकिन आपकी इनकम तो हो रही है, आपका प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन उस कस्टमर ने आप पर विश्वास करके आपका प्रोडक्ट खरीदा है। अगर आप उसको धोखा देंगे तो आज तो आपको फायदा है, लेकिन लॉन्ग रन में आपका नुकसान ही नुकसान है। इसलिए किसी का हक मत मारें, राइट। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स, कमिटमेंट्स एंड प्रॉमिसेस, राइट। किसी भी बिजनेस के लिए जो आपने अपने जिम्मे लिया है, वायदा और वचन, यानी कि जो आपने करार किया है,
अपने काम करने के लिए उसको जरूर पूरा करें। ठीक है, आपने जो प्रॉमिस किया है, जो आपने कंपनी कमिटमेंट्स देती है, प्रॉमिसेस करती है, उसको तो आपको पूरा करना ही करना है। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको तो आप पूरा करेंगे। हाँ, अगर आप उसको नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं यू हैव टू फेस द सर्कमस्टांसेस, राइट। एम्प्लॉय के लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि अंतिम समय यानी तारीख जिस पर काम को खत्म करना है उस समय का सम्मान करें और समय पे अपना काम पूरा करें। यू हैव टू फुलफिल योर प्रॉमिस, राइट, यू हैव टू कीप द प्रॉमिसेस। तभी एक ऑर्गेनाइजेशन सफल होती है जब वो नियमों का पालन करती है। समय की कदर नहीं करोगे तो समय भी आपकी कदर नहीं करेगा, राइट। होली कुरान में क्या प्रिंसिपल है इस चीज के बारे में? फुलफिल योर कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी आस्क्ड अबाउट, राइट। यानी अपने किए गए करारों को पूरा करें जिसका आपसे करार मांगा जाएगा। यानी आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको पूरा करें, नहीं तो भगवान भी आपसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपके पूछेगा। ये वो प्रिंसिपल है जो हम होली कुरान में सीखते हैं, अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। देखिए, अभी जो हमने इतने सारे हमने कम से कम 22 पॉइंट्स पढ़े हैं, ये सब वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमें होली कुरान में सिखाए गए हैं कि हमें बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, स्पेशली वहां पर काम कर रहे लोगों को। देखिए, आपने लोगों को तो मैनेज करना ही है। बिजनेस का मतलब ही क्या, आप अकेले तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आपके अंडर बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, ये हमने कुछ लेसन सीखे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड थैंक्स।